हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेट स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा था और वहाँ पर हमने काउंटर डिज़ाइन किया था विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस एंड इफ स्टेटमेंट। सो वेट का सिंटेक्स, वेट अंटिल सिग्नल कंडीशन। सो तीन तरीके से देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वेट और उनके सिंटेक्स जो हैं वो फर्स्ट है आपका वेट अंटिल सिग्नल कंडीशन, ओके। सेकंड है वेट ऑन सिग्नल 1, सिग्नल 2, सो ऑन, एंड थर्ड इज वेट फॉर टाइम। तो इन तीन तरीके से हम वेट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अभी समझते हैं कि कहाँ पर हम किस सिंटेक्स को यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो कुछ और वेट के बारे में इंफॉर्मेशन, लाइक वेट अंटिल स्टेटमेंट एक्सेप्ट्स ओनली वन सिग्नल। सो अगर हम वेट अंटिल स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा फॉर सिंक्रोनस कोड देन असिंक्रोनस, ओके। प्रोसेस हैज़ नो सेंसिटिविटी लिस्ट। अगर वेट अंटिल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रोसेस में कोई भी सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं होगी। लाइक जो अब हमने लास्ट काउंटर का जो कोड लिखा था वहाँ पर हमने क्लॉक और रीसेट को डिफाइन किया था प्रोसेस के अंदर। तो आप लास्ट लेक्चर में एक बार देखिएगा तो वहाँ प्रोसेस के अंदर एक सेंसिटिविटी लिस्ट थी जो क्लॉक और रीसेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन अगर हम वेट अंटिल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोसेस के अंदर कोई भी सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं होगी, ओके। वेट अंटिल मस्ट बी दी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोसेस। तो प्रोसेस में जब ये हम डिफाइन करेंगे तो प्रोसेस को बिगिन करने के बाद जो पहला हमारा स्टेटमेंट होगा वो आपका क्या होगा, वेट अंटिल। तो आप वेट अंटिल डिफाइन करेंगे। अभी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे इन सब पॉइंट्स को। द प्रोसेस विल एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम द कंडीशन इज मेट, ओके। सो वो प्रोसेस अगर आपकी कंडीशन फुलफिल कर रही है तो वो प्रोसेस हर टाइम एग्जीक्यूट होगी जो भी आपने डिफाइन किया है, ओके। सो सपोज यहाँ पर हम वेट अंटिल स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले प्रोसेस के अंदर कोई भी सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं होगी। सिंपल आपने प्रोसेस लिखा, उस प्रोसेस को बिगिन किया, प्रोसेस के बाद पहला स्टेटमेंट आपका वेट अंटिल होगा तो आपने वेट अंटिल क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1, ओके। सो यहाँ पर वेट अंटिल का मतलब ये है कि आप वेट करेंगे, यू हैव टू वेट किस कंडीशन के लिए, क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1। तो क्लॉक टिक इवेंट, ये इवेंट ऑकर होना चाहिए और साथ में उस क्लॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो अगर ऐसा होता है देन इफ रीसेट इक्वल टू 1 देन आउटपुट इज 0। डेफिनेटली अगर रीसेट की वैल्यू 1 है तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एल्स इफ क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1 देन आउटपुट इज लेस देन इक्वल टू इनपुट। तो अगर क्लॉक टिक इवेंट हो रहा है और क्लॉक की वैल्यू 1 है तब आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर होगा, ओके। सो वेट अंटिल स्टेटमेंट यहाँ पर आपने यूज किया, इसका सेंस ये है कि ये इस इवेंट को चेक करेगा और तब तक वेट करेगा जब तक ये इवेंट ऑकर नहीं हो रहा है, ओके। तो यही है, द प्रोसेस विल एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम द कंडीशन इज मेट। तो ये प्रोसेस बार बार होगी जब जब आपको ये कंडीशन मिलेगी कि क्लॉक इवेंट ऑकर हो रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इस तरीके से हम वेट अंटिल स्टेटमेंट को यूज करते हैं जो कि इन तीन सिंटैक्स फॉर्म में से पहला फॉर्म है। सो वेट अंटिल सिग्नल कंडीशन। तो सिग्नल कंडीशन आपकी ये है, तो सिग्नल आपका क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1 अगर ऑकर होगा तब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है आपका वेट ऑन। सो वेट अंटिल में सिर्फ एक ही सिग्नल एक्सेप्ट होता है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। जब भी आप वेट अंटिल को यूज करेंगे तो वो सिंपल एक सिग्नल को ही एक्सेप्ट करता है, जबकि आपका वेट ऑन स्टेटमेंट मल्टीपल सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है, ओके। द प्रोसेस इज पुट ऑन होल्ड अंटिल एनी ऑफ द सिग्नल्स लिस्टेड चेंजेस। तो आपकी पूरी प्रोसेस
होल्ड पे रहेगी जब तक आपका कोई भी सिग्नल जो भी आपने लिस्ट कर रखा है, लाइक जैसे अगर हम यहाँ का एग्जांपल लें तो आप क्लॉक और रीसेट को यूज कर रहे हैं। क्लियर? सो क्लॉक एंड रीसेट आप वेट ऑन कंडीशन के साथ यूज कर रहे हैं, तो अगर इनमें कोई भी चेंज होगा तो आपकी पूरी की प्रोसेस उस चीज को देख रही होगी। सो प्रोसेस इज पुट ऑन होल्ड अंटिल एनी ऑफ द सिग्नल्स लिस्टेड चेंजेस। ओके, सो अगर क्लॉक तो वेट ऑन क्लॉक, तो जब तक क्लॉक में कोई चेंज नहीं होगा तब तक आगे की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर रीसेट की वैल्यू चेंज है नहीं है या रीसेट में कोई चेंज हो रहा है तो ये प्रोग्राम या ये जो कोड है ये चेक करेगा कि रीसेट की वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। क्लियर? द प्रोसेस विल कंटिन्यू एग्जीक्यूशन whenever a change in reset or clock occurs. So जब भी आपकी सेंसिटिविटी लिस्ट और आप कह सकते हैं जो भी आप सिग्नल यूज कर रहे हैं, सॉरी सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं, यहाँ पर जो आप सिग्नल यूज कर रहे हैं वेट ऑन के साथ, तो उनमें कोई भी चेंज होगा तो आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। So प्रोसेस विल कंटिन्यू एग्जीक्यूशन whenever a change in reset or clock occurs. तो सपोज रीसेट की वैल्यू चेंज हुई तो ये पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। क्लॉक की वैल्यू में चेंज आया तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। वो टर्म्स को चेक करेंगे और नेक्स्ट आउटपुट आपको प्रोवाइड करेंगे। सो देखते हैं, प्रोसेस बिगिन वेट ऑन क्लॉक एंड रीसेट। तो क्लॉक और रीसेट की वैल्यू को वो चेक करेंगे। इफ रीसेट इक्वल टू 1, अगर रीसेट की वैल्यू 1 है आपका आउटपुट क्या होगा, 0 पे साइन रहेगा। एल्स इफ क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1, देन आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, इनपुट पे आ जाएगी। तो यही कोड, यही जो आर्किटेक्चर था वो हमने वेट अंटिल के साथ यूज किया और इसी को हम वेट ऑन में कैसे डिफाइन करेंगे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर? तो देखिए, वेट अंटिल सिंगल सिग्नल को लेता है, वेट ऑन मल्टीपल सिग्नल्स के साथ कैरी कर सकता है। जब भी सिग्नल में कोई भी चेंज होगा, क्लॉक रीसेट में कुछ भी चेंज होगा, आपकी प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट होगी। ओके, इसी तरीके से वेट अंटिल आप उस स्टेटमेंट के, उस कंडीशन के चेंज होने का टाइम का वेट करेंगे और देन ही आगे जो भी चीज़ है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के वेट स्टेटमेंट को यूज करने के। ओके, लास्ट है आपका वेट फॉर। तो वेट फॉर जो स्टेटमेंट है वो जनरली यूज किया जाता है सिर्फ सिमुलेशन पर्पस के लिए, डिले प्रोवाइड करने के लिए। लाइक हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं जब हम EDA प्लेग्राउंड सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। टेस्ट बेंच में हम वहाँ लिखते हैं वेट फॉर 20 नैनोसेकेंड, वेट फॉर 30 नैनोसेकेंड। तो जो वेट फॉर स्टेटमेंट है वो यही है और दैट इज बेसिकली फॉर सिमुलेशन टू प्रोवाइड डिले। तो आपको दिखाई दे वो चीज़ एग्जीक्यूट कैसे हो रही है, आउटपुट कैसे चेंज हो रहे हैं, उसके लिए ही डिले यूज किया जाता है। और वो डिले प्रोवाइड करने के लिए स्टेटमेंट क्या यूज किया जाता है, वेट फॉर। ओके, सो थर्ड वन इज योर वेट फॉर। सेकंड वेट ऑन, ये भी हमने देखा अभी, और एक हमने पढ़ा वेट अंटिल। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि वेट का यूज कैसे करना है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हम एक डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेट ऑन स्टेटमेंट। तो हम यहाँ वेट ऑन का यूज करेंगे। तो डेफिनेटली सबसे पहले आप लाइब्रेरी डिफाइन करेंगे। आपने लाइब्रेरी डिफाइन करी IEEE स्टैंडर्ड लॉजिक 1164.all। लाइब्रेरी डिफाइन करने के बाद हम एंटिटी पे आते हैं और एंटिटी में हम उनके पोर्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो एंटिटी डी फ्लिप फ्लॉप इज पोर्ट डी क्लॉक रीसेट। ये आपकी कैसे पोर्ट्स हैं, इनपुट पोर्ट। तो सपोज अगर हम बात करें सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप की, तो यहाँ पर ये आपकी एक रीसेट पिन है, ये आपकी एक क्लॉक पिन है, ये आपका डी इनपुट हो गया और क्यू आपका आउटपुट हो गया। So this is your D flip flop. Clear? So D
क्लॉक रीसेट ये आपके इनपुट हैं, स्टैंडर्ड लॉजिक डेटा टाइप है, क्यू आपका आउटपुट है, स्टैंडर्ड लॉजिक डेटा टाइप। एंटिटी को आपने एंड किया, आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, बिगिन आर्किटेक्चर को बिगिन करेंगे, देन प्रोसेस बिकॉज हम सिक्वेंशियल कोड्स लिख रहे हैं, देन प्रोसेस कोई भी सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं होगी इनसाइड द प्रोसेस क्योंकि हम यहाँ पर वेट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। बिगिन वेट ऑन, ओके, वेट ऑन रीसेट एंड क्लॉक। तो रीसेट और क्लॉक ही हैं जो डिसाइड करेंगे कि आउटपुट पे क्या होना चाहिए और कैसे चेंज होगा। सो डेफिनेटली क्या लॉजिक है, अगर रीसेट की वैल्यू 0 है तब ये काम करेगा, अगर रीसेट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब सारे आउटपुट क्या हो गए 0। सो वेट ऑन रीसेट क्लॉक इफ रीसेट इक्वल टू 1, इफ रीसेट इक्वल टू 1 देन क्यू विल गेट द वैल्यू 0। तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो डी पे डिपेंडेंट नहीं होगी, इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं होगी। एल्स इफ क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1, तो जैसे ही यहाँ पे क्लॉक टिक इवेंट मतलब क्लॉक ऑकर होगी और उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, देन आपके क्यू में जो क्यू है वो डी की वैल्यू को ले लेगा। सो क्यू इज लेस देन इक्वल टू डी एंड इफ स्टेटमेंट को आपने एंड किया, प्रोसेस को आपने एंड किया और अपने आर्किटेक्चर को आपने एंड किया। ओके, सो आई होप आपको इस डी फ्लिप फ्लॉप के एग्जांपल से ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हमें वेट ऑन स्टेटमेंट कैसे यूज करना है प्रोसेस के अंदर और वो कैसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर केस स्टेटमेंट। ओके, सो हमने इफ पढ़ लिया, इफ स्टेटमेंट पढ़ लिया, वेट स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं केस स्टेटमेंट की। ये सारी चीजें हम सिक्वेंशियल कोड्स को ही डिफाइन करने के लिए कर रहे हैं। सो आप इफ, वेट, केस, लूप में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं अपने कोड को लिखने के लिए। तो अगर हम केस के सिंटैक्स की बात करें तो केस का सिंटैक्स है केस आइडेंटिफायर इज when value assignment, when value assignment then so on, अगर जितनी भी आपकी when की वैल्यूज यहाँ पे जस्टिफाई हो रही हैं, और लास्ट में एंड केस। क्लियर? तो देखिए केस स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका when स्टेटमेंट था जो हमने कॉम्बिनेशन सर्किट में डिजाइन में यूज किया था। आप रिवीजन के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमने व्हेन स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे कोडिंग की थी। तो केस स्टेटमेंट सिक्वेंशियल कोड्स के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और इसमें इसे हम अगर व्हेन कंडीशन से कंपेयर करें तो व्हेन कंडीशन जो है आपकी, जो भी हम कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन में यूज कर रहे थे, वो सिर्फ एक कंडीशन को लेती है, जबकि केस में आप मल्टीपल असाइनमेंट्स ले सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि केस अलाउज मल्टीपल असाइनमेंट्स फॉर ईच टेस्ट कंडीशन व्हाइल व्हेन अलाउज ओनली वन कंडीशन। ओके, तो देखिए क्या होगा, आप केस को कैसे यूज करेंगे, आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो आप व्हेन के अंदर डिफाइन करेंगे। ओके, सो इन केस ऑफ केस all permutations must be tested. Clear? So the keyword others is often useful. तो अगर आप नहीं कुछ अगर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप जो वैल्यू असाइन करेंगे वो होगी आपकी others. ओके, एक और कीवर्ड others की जगह या others के साथ जो हम यूज करते हैं केस स्टेटमेंट, वो है आपका null. क्लियर? That should be used when no action is to take place. तो अगर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, नल। क्लियर? तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि केस स्टेटमेंट को यूज कैसे किया जाता है। ओके, आप ये सारे कोड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं EDA प्लेग्राउंड में, आप वहां देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं, क्या डिफरेंस कुछ आ रहा है। अगर मैं उसको केस स्टेटमेंट से बनाऊं, मैं उसे इफ स्टेटमेंट से बनाऊं, वो मैं उसे वेट स्टेटमेंट से बनाऊं,
तो क्या चेंज आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रहे हैं। ओके, अभी हमने डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया था वेट ऑन स्टेटमेंट से। क्लियर। तो देखिए ये डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया था हमने वेट ऑन स्टेटमेंट से। अब सबसे पहले हम क्या लाइब्रेरी डिक्लेयर करेंगे, तो हमने यहाँ लाइब्रेरी डिक्लेयर कर दी। देन हम डी फ्लिप फ्लॉप की एंटिटी डिफाइन करेंगे। तो देखिए डी क्लॉक रीसेट, अभी मैंने आपको पहले बताया था, इन टाइप है, और यहाँ हम कैसा ले रहे हैं उनको, बिट। तो यहाँ जो डेटा टाइप है वो बिट है। अभी इससे पहले जो हमने वेट ऑन में यूज किया था तो वो स्टैंडर्ड लॉजिक थे। ओके, क्यू आपका आउटपुट है और डेटा टाइप क्या है उसका, बिट। देन आपने एंटिटी को एंड किया। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो डी फ्लिप फ्लॉप बिगिन प्रोसेस क्लॉक रीसेट। तो देखिए अब प्रोसेस के अंदर सेंसिटिविटी लिस्ट आ गई फिर से, क्योंकि यहाँ हम वेट स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं। दिस इज कंडीशन फॉर केस। सो क्लॉक रीसेट, प्रोसेस को बिगिन किया। अब देखिए केस का सिंटेक्स क्या कहता है, केस का सिंटेक्स कहता है केस आइडेंटिफायर इज व्हेन असाइनमेंट। ओके, सो व्हेन वैल्यू असाइनमेंट। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या है आपका, रीसेट इज व्हेन वैल्यू क्या है आपकी, दिस वन, वैल्यू 1 इक्वल टू ग्रेटर देन q लेस देन इक्वल टू 0। सो दिस इज योर असाइनमेंट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, केस के कितने केस बनेंगे, कितनी कंडीशंस बनेंगी केस के अंदर। सो रीसेट को हम चेक कर रहे हैं। ओके, रीसेट की कितनी कंडीशन बनेगी, रीसेट की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो आपने रीसेट को 1 पे सेट किया होगा, या आपने उसे 0 पे सेट किया होगा। सो केस आइडेंटिफायर इज रीसेट, तो हम रीसेट की वैल्यूज को चेक करेंगे। व्हेन 1 मींस ये वैल्यू, रीसेट की वैल्यू जब 1 है तो क्या होता है, जब हम रीसेट कर देते हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो डेफिनेटली असाइन करेंगे वैल्यू q इज लेस देन 0। सो व्हेन वैल्यू इज 1, असाइनमेंट q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। व्हेन असाइनमेंट इज 0, असाइनमेंट मीन्स वैल्यू की वैल्यू इज 0, तो वो वैल्यू अगर 0 होगी तब क्या होगा, कंडीशन। ओके, तो देखिए रीसेट की वैल्यू 1 है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सारे आउटपुट्स 0 हो जाएंगे। लेकिन 0 की कंडीशन में क्या होता है, 0 की कंडीशन में वो चेक करता है कि इफ राइजिंग एज क्लॉक है अगर, तो आपका जो Q है वो किसके बराबर हो जाएगा, इनपुट के बराबर, D के बराबर। ओके, सो यहाँ पर व्हेन 0 के लिए हमने असाइनमेंट क्या दिया, इफ क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1 देन Q इज लेस देन इक्वल टू D। ओके, एंड इफ, तो इफ स्टेटमेंट हमने यहाँ डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था, तो हमने यहाँ पे एंड इफ किया। नेक्स्ट केस जो है वो सारे परम्यूटेशंस को चेक करता है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ऑल परम्यूटेशन मस्ट बी टेस्टेड, सो द कीवर्ड अदर्स इज ऑफन यूजफुल। तो अगर देखिए कंडीशन हमारी थर्ड क्या बनेगी, व्हेन अदर्स, और उसके लिए हम क्या असाइनमेंट वैल्यू देंगे, नल। तो यहाँ जो लाइंस लिखी थी, आई होप आपको उनका मतलब समझ में आया होगा कि अदर्स का मतलब क्या है, नल को कहाँ यूज करना है। तो थर्ड कंडीशन जब हमने रीसेट की 1 और 0 दोनों कंडीशंस चेक कर ली, तो लास्ट में व्हेन अदर्स और क्या वैल्यू असाइन होगी, नल। ओके, सो केस को एंड करेंगे, एंड केस, प्रोसेस को एंड करेंगे और अपने आर्किटेक्चर को एंड करेंगे। सो आई होप आपको ये दोनों ही स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। वेट स्टेटमेंट, तो वेट के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी, वेट अंटिल, वेट फॉर एंड वेट ऑन। और सेकंड जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने केस स्टेटमेंट। दोनों ही केसेस में हमने डी फ्लिप फ्लॉप को यूज किया था ताकि हम ये समझ सकें कि दोनों में लिखने में, कोडिंग करने के टाइम पर रिप्रेजेंट करने में केस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेट ऑन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बट अगर हम इन्हें एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो आंसर्स हैं वो सेम होंगे। तो एक मेथड है, एक तरीका है अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का आपके सीक्वेंशियल कोड्स को, जो कि हमने यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से समझा। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।